यहाँ पे हमारा एमसी लोगों की लेता है और हेवनली ट्रिबुलेशन हमारे एमसी का लेता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे अब कि कौन किसका लेता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक पर्पल लाइटनिंग का सीन से दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि गुट यांगलिन, तुम इतनी बुराई से भरे हो कि गॉड भी एंग्री हो जाते हैं। आज वो दिन होगा जब हमारा सेक्ट बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा, और ये वही दिन है जब शांति लौटेगी। और एक एल्डर बाकी सभी अपने बंदों से कहता है कि चलो अटैक करो। तभी एक बंदे की स्माइल दिखाई जाती है और वो कहता है कि ओह अच्छा, दुनिया से बुराई को दूर करोगे। और वो एक थ्रोन पे बैठा हुआ होता है और कहता है कि तुम एल्डर बहुत इंटरेस्टिंग हो। ये कहना आसान है कि कौन नेक है और कौन बुरा है। तुम जिन्होंने इस दुनिया को कभी भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया, हमें बुराई को खत्म करने के लिए कुछ जीवन बलिदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या ऐसा है? क्या तुम लोग हेवनली दाव के कुत्ते बनने को तैयार हो? तो एल्डर वो कहता है गुट यांगलिंग से, गुट यांगलिंग, तुम अभी भी नहीं जानते कि तुमने लाइफ के अंत में गिल्टी कैसे हो, और अभी भी हेवनली दाव का इस तरह बेइज्जती करते हुए क्या तुम हेवन के विरुद्ध जाना चाहते हो? तो गुट यांगलिंग कहता है कि और तुम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हो? तो उसके सेक्ट के डिसाइपल कह रहे होते हैं कि वो पहले से ही शैतान के हाथों हार चुका था। हम हेवन डाव के नाम पर बुराई का नाश करेंगे। मार डालो, इस दुनिया से बुराई को नष्ट कर दो। और वो लोग कुछ फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तो गुट यांगलिंग देखता और कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। और दूसरी तरफ एक एनर्जी से बना अटैक आ रहा होता है। तभी गुट यांगलिंग भी अपने हाथ से पावर एनर्जी रिलीज करता है और एक बैरियर बना के उन लोगों के अटैक को रोक लेता है। तो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है कि क्या क्या क्या, धुमतनाना, उसने हमारे स्पिरिचुअल अटैक रोक दिया। तभी उस फील्ड से एक जोरदार एनर्जी निकलती है और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर वो क्या है। और तभी एक अटैक आता है जिससे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की सारी चट्टाने, कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद यहाँ पर आए हैं सबको तबाह करने के लिए। और गुट यांगलिंग हवा में फ्लाई करते हुए कहता है सबसे, तुम लोगों ने मेरे डेमन पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे चीज याओ सेक्ट को मिटा दिया। तुम लोग हमेशा कहते हो कि तुम ये सब दुनिया के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे हेवनली डाव केवल बहानों और बकवास से भरे हुए हैं। तो एल्डर चिल्ला के कहता है कि गुट यांगलिंग आ रहा है, सब लोग तैयार हो जाओ। और वो अटैक करते हुए कहता है कि हमें आज ही उसे हराना होगा। डेमोनिक स्पिरिचुअल टाइगर का हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एक डेमोनिक स्पिरिचुअल टाइगर को बना के भेज देता है। लेकिन गुट यांगलिंग अपने एक उंगली से अटैक करता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल टाइगर तबाह हो जाता है और अपने उंगली से एक स्पिरिचुअल अटैक करता है। और एल्डर ये सब देख के हैरान होता है और कहता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि उस पर अटैक होता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वहाँ पर एक बंदा होता है और कहता है कि मास्टर होंगो, और वो कहता है कि क्या वो मर गए? तभी वहाँ पर गुट यांगलिंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे जैसे कमजोर का एक समूह मुझे चैलेंज देने की हिम्मत रखता है? तो वो बंदा गुस्से में बोलता है कि कमीने, मास्टर होंगो को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब लोग हमें एकजुट होकर उस कमीने को मार डालना चाहिए। तभी गुट यांगलिंग अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है हंसते हुए, तुम मुझे सिर्फ अपने साथ मारना चाहते हो बेवकूफ। मरने से पहले मैं तुम्हें इस अंडरवर्ल्ड एम्परर की पावर का स्वाद चखाऊंगा। पावर को रिलीज करता है और सभी लोग को मारने लगता है और लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन गुट यांगलिंग किसी को नहीं छोड़ता, सभी को मार डालने लगता है और हंसते हुए कहता है कि क्योंकि तुम मुझे मारने आए हो तो तुम भी मारे जाओगे, इसकी उम्मीद रखो। क्या तुम लोग अब भी जिंदा रहना चाहते हो? इस दुनिया में मुफ्त भोजन नहीं मिलता बेवकूफ। तभी गुट यांगलिंग ऊपर देखता है और वहाँ पर एक बिजली चमकने लगती है। लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हेवनली डाउ है, गुट यांगलिंग ने हेवनली कैलेमिटी को अट्रैक्ट किया है, जल्दी करो यहाँ से भागो नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो गुट यांगलिंग भी स्माइल करता है और कहता है कि हेवनली डाओ, ओहो हेवनली डाओ, तुम आखिर कुछ कर रहे हो, ठीक है चलो फिर शुरू करो, चलो देखेगी क्या मैं अंडरवर्ल्ड एम्परर गुट यांगलिंग तुम्हारे जजमेंट के कारण मर जाऊंगा। और गुट यांगलिंग पर एक अटैक आता है और दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो एक हेवनली कैलेमिटी है। गुट यांगलिंग उस बंदे से कहता है कि हुआउडू, तुम बहुत गलत समय पे आए हो। तो बंदा कहता है कि गुट यांगलिंग तुम अभी भी जिंदा हो। तो गुट यांगलिंग भी बोलता है, मेरे पुराने दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन मैं सबसे पहले इस दुनिया को छोड़ दूंगा, लगता है कि अगले जन्म में ही मैं तुमसे अपनी शराब के पैसे वापस पा सकूंगा। तो वो बंदा कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो गुट यांगलिंग। दूसरी तरफ गुट यांगलिंग अपने मन में कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था बेकार है, अंत में मैं इस बेकार हेवन विरुद्ध नहीं जीत सका, नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। सेलेस्टियल डायनेस्टी और हेवनली डाओ तुम मेरा बस वेट करना, मैं डेफिनेटली गुट यांगलिंग वापस आऊंगा 100 साल बाद, 1000 साल बाद, नहीं 1 मिलियन साल बाद। जिस दिन मैं वापस आऊंगा वो हेवन डिस्ट्रॉयर का दिन होगा और वो दिन जब मैं अमर लोगों का वध करूंगा। और दूसरी तरफ एक लड़की को रोते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की कह रहे होते हैं कि गॉड और डेमन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंत में तुम सभी हेवन डाओ के अधीन हो गए हो, लेकिन मुझे ट्रस्ट है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, चाहे इसमें कितना भी साल लगे, चाहे दुनिया के छोर पर हो या सबसे ऊंची चट्टान के किनारे पर। मुझे विश्वास है कि धरती और आकाश एक दिन तुमको वापस लाएंगे, मैं डेफिनेटली तुम्हें दोबारा ढूंढूंगी,
फिर सीन शिफ्ट होकर हमें स्कारलेट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें एक लड़के के हाथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथ से स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और फिर उसके पूरे बॉडी को दिखाया जाता है। ये हमारा और कोई नहीं गुट यांगलिंग होता है और यही हमारा एमसी होता है। तुम लोग को तो पता चल ही गया होगा और हम लोग इसको एमसी कहेंगे। फिर हमारे एमसी की आंख खुलती है और हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि क्या हेवनली क्लैमिटी खत्म हो गई है। ये सोचकर कि एक समय मैंने अनेक इमोर्टल को स्ले किया था, डेमंस को पनिश किया था और हेल पर भी राज किया था, लेकिन अंत में मुझे हेवनली डाओ द्वारा पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। तुमने मेरे डेमोनिक महल और मुझे नष्ट कर दिया। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्या तुम्हें मुझ पर दया आती है इसलिए तुमने मुझे जिंदा रहने दिया? ये तो अनबिलीवेबल है। हेवनली डाओ निर्दयी है, खास करके हेवनली क्लैमिटी। ये विश्वासघात है। ईश्वर मुझे कैसे जिंदा रहने देगा? तो बात कुछ ऐसी ही है। ये मेरा पुराना विलुप्त हो चुका है जेड रत्न था। जरूर इसे जेड रत्न में मेरी जान बचाई होगी। फिर हमें इस जेड के बारे में बताया जाता है। ये एंशिएंट विलुप्त जेड एक वैल्यूएबल है जो मुझे बहुत समय पहले एक बुद्धा टेम्पल में मिला था। ग्रेट क्लैमिटी के दौरान मेरे सभी मैजिकल ट्रेजर नष्ट हो गए थे, लेकिन केवल ये एंशिएंट विलुप्त जेड बचा था। और स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने ह्यूमंस, इमोर्टल और डेमन से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मैं इस विश्वासघाती लॉर्ड को फिर से नहीं जीत सका। ओ हेवनली दाओ, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इस वजह से तुमसे डर जाऊंगा? मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे एक आम इंसान बना दिया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं सब कुछ वापस छीन लूंगा तुमसे। तुम बस वेट करो, जो तुमने मुझसे छीना है मैं उसे तुम्हें 100 गुना करके दूंगा। और फिर हमारा एमसी एक सिटी की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, और एक जगह पे आता है और कहता है कि ये एक मकबरा है। सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है कि स्कारलेट माउंटेन मकबरा। ऐसी वीरान जगह में किसे दफनाया जाएगा? अपनी पीढ़ी का मेल गुट यांगलिंग चारों समुद्रों को भयभीत करता है। ये पागल डेमन अपने मार्ग में आने वाले सभी अमर प्राणियों को दफना देता है और उसकी हंसी पूरे आकाश में गर्व से गूंजती उठती है। उसका एक गीत संसार को उजाड़ देता है, लेकिन अब से कोई राजा नहीं रहेगा। गुट यांगलिंग ची सियाओ, ये कब्र का पत्थर मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरी समाधि है। तभी वहाँ पर एक लड़की को हमारा एमसी देखता है। वो लड़की कह रही होती है क्या ची सियाओ का एम्परर सच में रिइंकार्नेट हो गया है? और अपने मन में कहती है कि मोनार्च के पावर को दुनिया में मान्यता दी है और उनके गीत पूरे इतिहास में फेमस हैं, लेकिन क्यों तुमको हेवनली डॉ द्वारा पनिशमेंट क्यों दिया गया? और कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के सभी नायकों को ऐसी ईर्ष्या और घृणा से गुजरना पड़े? हमारा एमसी उस लड़की से कहता है कि छोटी मिस, मैं आपको सलाह दूंगा कि गुट यांगलिंग को लेकर इतना निराश ना हो। तो वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कौन हो? तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों को देख कर लगता है कि तुम यूनसिया सेक्ट से हो। राटियस पाथ पर चलने वाले पर्सन के रूप में तुमको गुट यांगलिंग के मृत्यु पर दुखी नहीं होना चाहिए। हेवनली डाओ की नजर में वो अपराधी माना गया था, इसलिए उसे अपराधी मानने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़के गुस्सा आ जाती है और अटैक करते हुए कहती है हमारे एमसी के ऊपर, तुम चुप रहो, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि मोनार्च को तुम जज कर सको। तभी हमारा एमसी उस लड़की के हाथ को एकदम आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि मिस, मैंने तुम्हें ऑफेंड नहीं किया, तो तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो लड़की शॉक हो जाती है, अपने मन में कहती है कि क्या ये तो अजीब है, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी से फील नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसका मतलब है कि वो कल्टीवेटर नहीं है? लेकिन उसने मेरे पंच को एकदम आसानी से रोक दिया और वो हमारे एमसी से हाथ छुड़ा के पीछे हट जाती है। हमारे एमसी से कहती है कि तुम्हारा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो हमारा एमसी उस लड़की से कहता है कि शायद मैं नेचुरली गॉड की पावर के साथ पैदा हुआ था। अपने मन में कहता है कि इस छोटी सी बच्ची में थोड़ी प्रतिभा है, लेकिन वो अभी भी मेरी तुलना में बहुत कमजोर है। तो वो लड़की चिढ़ते हुए हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम नेचुरली गॉड की पावर के साथ पैदा हुए हो? क्या तुम मुझे अपने बॉडी को एनालाइज करने की परमिशन दोगे? तो हमारा एमसी स्टाइल मारते हुए कहता है कि अरे ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो मेरी जान। तो लड़की कहती है कि मैं नेचुरल गॉड की पावर पे ट्रस्ट नहीं करती। ऐसी बकवास, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, फिर भी तुम इतने पावरफुल हो, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। और अपने मन में कहती है कि क्या उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, कोई डेंटियन भी नहीं है और उसकी मेरेडियन पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। और हमारे एमसी से वो कहती है तुम्हारे पास लेजेंडरी ट्रेस बॉडी है। तो हमारा एमसी भी एक अजीब समूह बना लेता है। तो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि तो तुम फाउंडेशनल स्टेज के दौरान खुद को बैलेंस करने में असफल रहे, जिसका रीजन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अनकंट्रोल हो गई, जिसका कारण तुम्हारी मेरेडियन बेकार हो गई और ट्रेस बॉडी में बदल गई, इसलिए तुम्हारा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है। और अपने मन में कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज में फेल होने का मतलब है कि ये पर्सन फिर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। ये एक कल्टीवेटर के लिए सबसे बुरी बात हो सकती है। ये ब्यूटीफुल पर्सन है। तो हमारा एमसी हंसते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि उसने मेरे लिए ये उपनाम गढ़ने के लिए आधे दिन तक मेरी एनालाइज किया। ये एक ऐसी बॉडी है जिसने पाताल लोक की नर्क की आग में कई बार ट्रेनिंग लिया है, इसलिए अगर तुम मेरे बॉडी का सही एनालाइज नहीं कर पा रही हो तो ये स्वाभाविक ही है। और उससे कहता है कि ट्रैश बॉडी, फाउंडेशनल ट्रैश बॉडी या डिफॉर्म बॉडी। तो वो लड़की हमारे एमसी को देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये पर्सन बहुत ही दुबला पतला लग रहा है, ऐसा
ऐसा लग रहा है कि बुनियादी लेवल तक पहुंचने में नाकाम रहने और हर जगह टकने के बाद इसने वाकई बहुत कुछ झेला है। मुझे आश्चर्य है कि इस दौरान कितने लोगों ने इसे तीखी नजर से देखा होगा। तो वो जाते हुए हमारे एमपी से कहती है कि ठीक है, अब वहाँ मत खड़े रहो, मेरे पीछे आओ, मेरी आंट के पहाड़ पर कपड़े बदल लो और पेट भर लो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, और अपने मन में कहता है कि इस मिस का दिल बहुत अच्छा है, और उससे कहता है कि आश्योर रहो, मैं एक ईमानदार पर्सन हूँ। तो वो क्या लड़की कहती है, लेकिन आज मेरी आंटी की मीटिंग है, वहाँ पहुंचकर हंगामा मत करना। फिर हमें ग्रेट माउंटेन मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कपड़ा एकदम तगड़े से पहन लेता है और कहता है कि उस मिस ने जो कहा उसके अनुसार वो यहाँ एक ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट कंपटीशन करने जा रही है, और वहाँ वेंजुक नामक एक संगीतकार मास्टर है जो मेरा एक गाना विंड ब्लेड ऑक्सर द ग्रेट माउंटेन्स बजाने जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद मेरे द्वारा अजय के लिए बनाए गए गानों को इतने सारे लोग पसंद करेंगे। ये भी अच्छा है, देखते हैं कि वो पर्सन मेरा गाना कैसे बजाता है। फिर वो आवाज सुनता है, अपने मन में कहता है कि किन की साउंड, और मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, किन जो है एक चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमारा एमसी एक झील के पास आता है जहाँ एक लड़की बैठ के बजा रही होती है, और वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैंने फिर से गलत कर दिया, मैं इस भाग में गड़बड़ करती रहती हूँ। तभी हमारा एमसी वहाँ आता है और उससे कहता है कि यहाँ इसे हल्के से तोड़ने की कोशिश करो और फिर छोड़ दो, और अपनी उंगलियों को इस हिस्से पर स्विच करो। तो वो लड़की भी हमारे एमसी को देखती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हमारा एमसी उसको बाहों में लेता और कहता है कि अरे मेरी जान, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, बस मैंने दूसरों से तुम्हारी किन की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं बस कुछ कमेंट देने आया हूँ। तो वो लड़की भी हमारे एमसी से कहती है मुंह बना के, लेकिन किताबों में ऐसा नहीं कहा गया कि इसे ऐसे बजाओ, क्या तुम यहाँ से म्यूजिक टीचर हो। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि नहीं, और हो सकता है कि किताबों में भी यही कहा गया हो, लेकिन कभी कभी सुधार करना सीखना चाहिए। तो वो लड़की हमारे एमसी को हटाती है और कहती है उससे, खैर अगर तुम म्यूजिक टीचर नहीं हो तो तुम्हारे म्यूजिक किताबों के बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। तो हमारे एमसी कहता है कि अरे अरे की बोलती है कि तो फिर तुम मेरे लिए एक गाना क्यों नहीं बजाते। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं वैसे भी अभी बहुत बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेलना ठीक रहेगा, और उससे कहता है कि ठीक है मैं इसको बजाता हूँ, और वहाँ पे वो बैठ जाता है और कहता है उससे, तो तुम मुझसे कौन सा गाना बजवाना चाहती हो। तो वो लड़की बोलती है, तो फिर तुम सिस्टर स्विमिंग का द हॉटलेस फॉलन फ्लावर्स या शायद जी उनका फ्लाइंग क्लाउड्स क्यों नहीं बजाते। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, जो गाने मुझे पता है वो काफी पुराने हैं, जैसे कि डेमन एंड सिस्टर के गाने या सीमा जिंगकोंग के, और अपने मन में कहता है कि ये स्विमिंग प्रोबेबली एक नई म्यूजिक होगी, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि सिस्टर स्विमिंग कौन है, ये सभी ऐतिहासिक लोग हैं। उस दौर में मुझे जो लोग पसंद थे वो थे ऑनरेबल कॉन्सर्ट और चिक्सिया मुनार्ज। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ओ चिक्सिया मुनार्ज, अच्छा चूज की हो, मैं उनके गाने जानता हूँ, मैं उनका एक गाना तुम्हें सुना सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें मुनार्ज के गाने बजाना आता है, हालांकि वो सिस्टर स्विमिंग के गानों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और अपने मन में कहती है कि ये पर्सन फेमस सिस्टर स्विमिंग को भी नहीं जानता, फिर भी वो एंशिएंट गाने बजाना चाहता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है, मैं दूसरों को गानों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मुनार्ज के गानों के बारे में मैं उन्हें आंखें बंद करके भी बजा सकता हूँ, मैं इन गानों से एक इमेज भी बना सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम मुनार्ज के गानों को बेकार कर रहे हो, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने लाइफ भर इसका प्रैक्टिस किया था, वो भी ये कहने का साहस नहीं कर सकते थे कि वो 10 से ज्यादा सॉन्ग से इमेज बना सकते हैं। और अपने मन में कहती है कि सच में ये केवल एक आदमी है जो जानता है कि कैसे डींगे मारना है, चलो देखते हैं कि तुम उसके गाने कैसे बजाते हो। तो हमारा एमसी गाने बजाने लगता है और वो भी चौंक जाती है और कहती है कि ये साउंड क्लियरली उन्होंने इस म्यूजिक में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलाई है, लेकिन क्यों। फिर गाना हमारा एमसी बजा देता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत समय से किन को नहीं छुआ है, अब मैं जंग खा गया हूँ, मैं पहले जैसे फीलिंग नहीं पा सकता। तो वो लड़की हमारे एमसी से इम्प्रेस हो जाती है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि तुमने मेरे ब्रॉडन हॉरिजन कर दिया है, सच में मेरी दुनिया ब्रॉडन कर दी है। और हमें एक एल्डर को सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहता है कि मैं लाइफ भर इसका प्रैक्टिस करता रहा हूँ, फिर भी ये किसी पर्सन की आत्मा को नहीं छू सकता, चाहे मैं इसे दूसरों से सुनूं या खुद बजाऊं। लेकिन बच्चे, आज तुमको बजाते हुए सुनने के बाद मुझे फाइनली ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली होता है। हमारा एमसी कहता है कि मास्टर, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, और उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ निपटाने हैं, पहले तो मैं जा रहा हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैंने इस बूढ़े आदमी को यहाँ आने के लिए कैसे आकर्षित किया, इससे पहले कि और परेशानी वाली चीजें आए, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी नहीं रुकता है। तो वो लड़की कहती है कि ग्रैंडफादर, क्या सच में इतना अमेजिंग है ये। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि वो बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किए उसे बजा रहा है, फिर भी उन्होंने इस म्यूजिक के एसेंस को पूरी तरह से व्यक्त किया है। अगर तुम इसे अमेजिंग भी ना कहो, फिर भी इस दुनिया में कोई भी म्यूजिशियन मास्टर बजा पाएगा। और हमारा एमसी वहाँ से जा रहा
होता है तेजी से और कह रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उस छोटी बच्ची के सामने दिखावा नहीं करता, उस बूढ़े आदमी को आकर्षित नहीं करता। हालांकि अभी कोई भी मेरी पहचान नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित नहीं है। तभी हमारे एमसी को कोई कॉलर से पकड़ता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि याद रखना, देखने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। फिर वही लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि ये वही पर्सन है जिनके बारे में मैंने बात की थी। और हमारा एमसी से कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और चिढ़ते हुए बोलता है तुम मुझे इससे धोखा नहीं दे सकती। तो वो बोलती है कि तुम्हें धोखा दे रही हूँ, सुनो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और मैं मजाक नहीं कर रही थी। और हमारा एमसी इधर सोच रहा होता है कि ये कैसा मजाक है यार। तो वो लड़का गुस्साते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो बंदा उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है भी तो फिर मैंने अपने किंग यांग टेरिटरी में उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। तो वो लड़की कहती है कि और किसने कहा कि वो किंग टेरिटरी से है, इसके अलावा अगर वो जेंटलमैन चियांग नहीं है तो उसे इतना क्यों पसंद करूंगी। और हमारे एमसी ने अपना नाम चियान रखा होता है। वो लड़का गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम, तभी उसे पीछे से आवाज आता है ओ तो ये जेंटलमैन सियान है। और हमें दो लोग को दिखाया जाता है, एक लड़का और एक लड़की का। तो वो लड़की कहती है कि जूनियर सिस्टर, मैं कहती हूँ कि तुम्हें कोई और बेहतर पर्सन ढूंढ लेना चाहिए था जो उसका रूप धारण कर सके। आखिरकार वो वही दुर्लभ प्रतिभाशाली पर्सन है जिसके बारे में तुमने डींगे हाकी थी। और हमारे एमसी के पास आती है तो हमारे एमसी से कहती है कि अगर हम क्लास की बात करें तो इसमें कोई क्लासी ऑरा नहीं है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लगता, लोग बस बैठकर ऐसे कैसे देख सकते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की गुस्सा आ रही होती है और ये लड़की उससे कहती है कि नाटक कर रही हो। अगर तुमने पहले कभी जेंटलमैन चियान का बड़ा नाम नहीं सुना है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम ज्यादा जानकार नहीं हो। और अपने मन में कहती है कि शिट, मैं तो अब गई, सिस्टर यूहान को यहाँ क्यों आना पड़ा, अब तो वो उसकी करतूत जरूर समझ जाएंगी। तो वो बगल वाला लड़का कहता है कि क्योंकि जूनियर सिस्टर ओ यांग ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया था और इस लड़की का नाम ओ यांग होता है जो हमारे एमसी के साथ है। और वो बंदा कहता है कि इसलिए मुझे उसकी बात पर यकीन है, लेकिन अगर जेंटलमैन चियान वाकई अब तक के सबसे प्रतिभाशाली आर्टिस्ट है और उनका म्यूजिक भी रिफाइंड है तो मैं जानता हूँ कि क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि म्यूजिक जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ो और आजमाओ। ओ यांग हमारे एमसी से कहती है कि तुम उसकी बात क्यों मान गए, क्या तुम्हें संगीत भी आता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं कुछ कुछ समझता हूँ, मुझे लगता है बस। तो ओ यांग कुछ निकालते हुए कहती है कि सच में इस बार तुमने मुझे सच में बर्बाद कर दिया है। और वो एक रिंग निकाल के हमारे एमसी को देती है और कहती है कि खैर बस इसे पहन लो, थोड़ी देर में मैं तुमको फुसफुसा कर आंसर दूंगी। अच्छी बात है कि मैं संगीत जानती हूँ। तो दूसरी लड़की ओ यांग से कहती है कि जूनियर सिस्टर क्या हुआ, क्या तुम्हें अब गिल्टी फील हो रही है। तो ओ यांग कहती है उस लड़की से, किसने कहा कि मैं तुमसे डरती हूँ, मैं तुम्हें बता दूं, जेंटलमैन चियान ऐसे पर्सन नहीं है कि जिनकी हम तुलना कर सके। अगर तुम उन्हें परखना चाहती हो तो आगे बढ़ो। तो वो लड़का बोलता है अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ करना, क्या मैं जेंटलमैन चियान से पूछ सकता हूँ कि वायलेंट फ्लोइंग डस्ट गीत कहाँ से आया है। और दूसरी तरफ ओयांग स्पिरिचुअल फॉर्म में बदलकर हमारे एमसी से कुछ कहने लगती है, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि इस गीत के पंख जैसी धुन और दोहरावदार गूंज पैदा करने के लिए लीव फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी प्रेरणा एम्प्टी मून शेडो पीस और ब्लू विंग पीस से मिली है। तो वो लड़का भी बोलता है कि जेंटल चियान डेफिनेटली नॉलेजेबल है। और दूसरी तरफ वो लड़की अपने दांत पीसते हुए कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या वो आदमी सच में इस सवाल का जवाब देना जानता था, क्या हो सकता है कि वो सच में असली जेंटलमैन चियान हो। तो वो लड़का बोलता है तो फिर मुझे फिर से पूछने दो। और दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है कि नहीं सीनियर, यून हाउ ने केवल कुछ नॉर्मल धुन के बारे में पूछा था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन जो कोई भी पुस्तक पढ़ता उसे आंसर पता होता। और वो भी शांत होने का नाटक कर रही है। थोड़ी देर में सीनियर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे और मैं देखूंगा कि तब तुम कैसे नाटक करती हो। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, जेंटल चियान ने बहुत सारी संगीत पुस्तकें पढ़ी हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ऑफ कोर्स इस दुनिया में ऐसा एक भी गाना नहीं है जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। ओयांग चिढ़ते हुए हमारे एमसी से कहती है कि क्लियरली मैंने सारी मेहनत की है, तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि यह भी अच्छा है, मेरे पास एक और गाना है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सके तो मैं आपकी काबिलियत को सलाम करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि जरूर, चलो बोलो। तो बंदा कहता है कि गोल्डन पॉट गाना कैसे बजाते हैं। तो ये बात सुनकर तो हमारा एमसी स्माइल देता है, लेकिन ओयांग चौंक जाती है और कहती है कि ये तो साउथर्न गोल्डन पॉट है। तो ओयांग कहती है कि ऐसी कोई सॉन्ग नहीं है, मैंने तो कभी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो सामने वाली लड़की कहती है कि जब तुम्हें ठीक से पता नहीं होता तुम कह देती हो कि गाना तो है ही नहीं। जूनियर सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी आदत है तुम्हारी। तो वो चिढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि कैसा लगा जेंटलमैन सियान, मुझे लगा था कि आप दुनिया के सारे गाने जानते हैं, हो सकता है आपने ये गाना पहले कभी नहीं सुना हो। तो हमारा एमसी कहता है कि किसने कहा कि मैं ये गाना नहीं जानता। तो ये बात सुन के दोनों चौंक जाते हैं और कहता है कि क्या। तो हमारा एमसी अपनी बढ़ाई करते हुए बताता है कि साउथर्न गोल्डन पॉट बजाने के लिए 6 फिंगर टेक्निक की जरूरत होती है और इसकी
आवाज 9 स्टार के आपस में तालमेल बैठाने से आती है। इस गीत को पूरा करने के लिए आइस स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन की जरूरत होती है और 6 फिंगर टेक्निक भी। और ओयांग भी हमारे एमसी की बात सुन रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं और वो बंदा अपने मन में कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसका जवाब तो बेबाक था। उसे साउथर्न गोल्डन पॉट बजाने कैसे आता है? ये मेरे संघर्ष का सबसे मुश्किल गाना है, उसे कैसे पता होगा? तभी ओयांग उन लोग से कहती है कि कैसा रहा, अब तो तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन हो गया है ना? अगर तुम लोगों को यहाँ शर्मिंदा होने के लिए आना ही है तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। और अपने मन में कहती है कि इस आदमी को सच में गाना बजाना आता था ना, ऐसा कैसे किया? तो हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि जेंटलमैन चियान के पास संगीत का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन किसी को तभी योग्य माना जाता है जब वो गाना बजा सके। क्या तुम उससे कंपटीशन करने की हिम्मत रखते हो? तभी बीच में ओयांग रोकते हुए कहती है कि और किस वजह से उसे तुमसे दोबारा डुएल करनी पड़ेगी? क्या तुमको लगता है कि जेंटलमैन चियान का कीमती समय तुम्हारे लिए बर्बाद करने के लिए है? तो सामने वाली लड़की कहती है कि मैं कह रही हूँ कि तुम बस डरे हुए हो। मुझे शुरू से यही अजीब लगता था कि जेंटलमैन चियान में जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। क्या हो सकता है कि वो क्रिपल है? तो ओयांग उससे कहती है कि यहाँ सिर्फ तुम ही क्रिपल हो, जेंटलमैन सियान ने बस जरूरत से ज्यादा कल्टीवेशन कर ली है, इसलिए अभी वो किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम लोग इंतजार करो, फिर वो तुम लोगों से निपट लेंगे। और हमारे एमसी से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। फिर वो लोग चले जाते हैं और ओयांग कह रही होती है कि गलतफहमी मत पालना, ठीक है? मैंने अभी भी तुम्हारी हाथ पकड़ी थी इसीलिए कि तुम मेरी बात सुन सको, इसके पीछे मेरा कोई और मतलब नहीं था, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तो हमारा एमसी भी कहता है खाते हुए मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ तो मैं गलत कैसे समझूंगा? तो वो लड़की भी कहती है कि बहुत बढ़िया, ये लो चाय और इस चाय को पी लो। तो हमारा एमसी भी चाय लेता और टॉस करता है। तो वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें इसका स्वाद पसंद नहीं आया? तो हमारा एमसी कहता है कि अब मैं इसे बनाऊंगा। म्यूजिक कॉन्सर्ट किस लिए है, ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तो वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, ये जल्दी शुरू हो रहा है। ओयांग भी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि जल्दी देखो, ये मास्टर वेंगजू है, यहाँ आ गए हैं। और हमें उस लड़की और एल्डर का सीन दिखाया जाता है। तो हमारा एमसी उन लोग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये वही बूढ़े आदमी और छोटी लड़की नहीं है जिनसे मैं पहले मिला था? तो क्या ये वो मास्टर वेंगजू है? और दूसरी तरफ ओयांग कह रही होती है कि मैंने सुना है कि मास्टर वेंगजू इस बार अपने साथ युगल गीत गाने के लिए एक प्रतिभाशाली यंगस्टर को चुनेंगे। अगर मैं उनकी डुएट पार्टनर बन सकूं तो बहुत अच्छा होगा। अब मेरे लिए स्टेज पर जाने का समय आ गया है। और अपनी गिटार लेके जाने लगती है और कहती है हमारे एमसी से थोड़ी देर में तुम्हें मेरे लिए जोर से ताली बजानी होगी, ठीक है? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है जरूर, जैसी तुम्हारी इच्छा मैडम। वो बोलती है कि ठीक है। अभी हमें दिखाया जाता है ओयांग वहाँ आती है और गाना बजाने लगती है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये सुन के क्या वो सच में मेरा गाना बजा रही है? तभी उसका गाना पूरा हो जाता है। बाकी सभी से वो कहती है कि मेरे गाने को सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और पीछे से ताली बजता है और आवाज आती है कि मिस आयोंग, मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा लेकिन आपका गाना और भी गहरा होता जा रहा है। आपने लाफिंग एट द मार्शल वर्ल्ड गाने को बजाने के लिए 62 फिंगर टेक्निक और 98 धुनों का इस्तेमाल किया है और इस गाने में 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी था। और ये एल्डर होता है और एल्डर कह रहा होता है कि और तुम सभी प्रकार के स्पिरिचुअल टुकड़ों को ढंग से जोड़ने में एबल थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो भी कहती है कि मास्टर वेंगजू आपकी प्रशंसा के लिए आपका शुक्रिया। और दूसरी तरफ वो दोनों चिढ़ रहे होते हैं। तो वो लड़की कह रही होती है कि उसके गाने स्किल में जरा भी सुधार नहीं आया, वो सिर्फ द मुनार के 2 गाने बजानी आती है उसे और वो पहले ही आगे निकल चुकी है। इसके साइड वाला लड़का कहता है कि इसके लिए तुम अशेर रहो, मैं एक बार आयोंग का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दूंगा। हमारे एमसी के पास आती है और कहती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो बस ठीक रहा। तो वो गुस्सा आ जाती है, चिढ़ते हुए कहती है कि सब ठीक है, ठीक है से तुम्हारा क्या मतलब है? ये वाकई अमेजिंग था। हमारा एमसी भी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि लिटिल गर्ल, फ्यूचर में मुनार्स के गाने दोबारा मत बजाना। उनके गाना ये तो बहुत अच्छे होते हैं या पूरी तरह से निराशाजनक होते हैं, या तो वो इस दुनिया पर हंसते हैं या महान दाव का अपमान करते हैं या बहुत ही घटिया है। अगर तुम इन्हें बार बार बजाओगे तो ये तुम्हारे जीवन के नजरिए को अफेक्ट करेगा। तो अपने कंधे से हाथ हटाते हुए कहती है कि अरे बकवास मत करो, इसे कहते हैं ट्रू इंसान, ठीक है? और क्या तुमने ये कहावत पहले नहीं सुनी है? अगर सम्राट हवा है तो मैं उसकी फीनिक्स बनूंगी। अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं केवल चिक सियाओ के सम्राट से शादी करूंगी। तो हमारा एमसी अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि ये किस कमीने ने बनाया है, क्या वो मुझे मरवाना चाहता है? तभी वही एल्डर कहता है कि यहाँ सभी लोग शायद ये नहीं जानते होंगे लेकिन इससे पहले मैं अपने आंगन में एक प्रतिभाशाली संगीतकार से मिला था। उन्होंने न केवल मोनार्च के गाना ट्रंक इन द सी के एसेंस को खूबसूरती से इमेज किया बल्कि इसके रहस्यमय लुक को भी उजागर किया। उन्होंने सीधे हमें कल्पना का संचार किया और हमें एंशिएंट आर्ट के सामने दिखाया। उन्होंने सच में मेरे ब्रॉडन हॉरिजन बना दिया। लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर
मास्टर वेंजू एक ऐसी प्रतिभा सच में मौजूद है। मास्टर वेंजू वो पर्सन अभी कहाँ है? लोग यही सब बात कह रहे होते हैं। तो मास्टर वेंजू कहते हैं कि ये तो दुख की बात है, उस पर्सन में उसकी कल्पना में इतना खो गया था कि खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। जब तक मैं फिर से कुछ बोल पाता वो जा चुका था, वरना मैं उसे सबके लिए एक गाना बजाने के लिए बुला लेता। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि ये केवल ड्रंक इन द सी में गाते हैं। अगर कल मेरे पास खाली समय होगा तो मैं इसे तुम्हारे लिए बजा सकता हूँ और तुमको ये भी एक्सपीरियंस करने दूंगा कि जब गो टियांगलिंग समुद्र में घूम रहे थे तो कैसा महसूस होता था। और अपने मन में कहता है कि उस समय मैं इतना ऊब गया था कि मुझे ये गीत लिखना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि करंट समय के लोग इसे एक गॉड गीत के रूप में सोचेंगे और इसका आदर करना शुरू कर देंगे। तो हमारे एमसी से ओयांग कहती है कि तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम खुद मोनार्च हो, पहले अपना शकल आईने में देख लो पागल। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि लिटिल गर्ल, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं खेल सकती इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं खेल सकता। मेरी बचपन में अनगिनत लोगों ने मेरी प्रतिभा की प्रशंसा की थी। तो वो लड़की भी बोलती हंसते हुए, हा 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 हा, क्या तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुम वही प्रतिभा हो जिसके बारे में मास्टर वेंजू बात कर रहे थे? इतने देखने बंद करो तुम पागल। तो हमसे भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने अभी उस बूढ़े आदमी को आंगन में देखा था। तो वो ओयांग भी बोलती है कि अच्छा, और मैंने अभी भी मास्टर वेंजू को सामने देखा। भले ही तुम्हारी टेक्निक अच्छी हो लेकिन फिर भी तुम बुनियादी तौर पर असफल हो, ठीक है? तुम किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा भी नहीं कर सकते और उसे अपने गीतों में नहीं डाल सकते। कोई रास्ता नहीं है कि तुम किसी भी गाने को शानदार ढंग से बजा सको। तो हमारा एमसी ये दोनों को देखता है और उससे पूछता है क्या ये दोनों पहले वाले लोग नहीं है? तो अपने कान बंद करते हुए कहती है कि ब्ला ब्ला ब्ला, जब भी मैं उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे नफरत होती है। और वो दोनों मास्टर वेंजू के पास आते हैं और वो बंदा कहता है कि मास्टर वेंजू, दरअसल इस जूनियर का एक अनुरोध है। तो मास्टर वेंजू कहता है कि जेंटलमैन यू नो हाउ, इतना पोलाइट होने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो बंदा मास्टर वेंजू से कहता है कि ये कुछ इस तरह है, एक जेंटलमैन चियान है जो खुद को प्रतिभाशाली बताते हैं और उनका दावा है कि वो डिवाइन दाओ की सभी आर्ट खासकर संगीत जानते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो सबसे बेहतर है। मैं इस जेंटलमैन चियान को गाना बजाने और हमारे ब्रॉडर हॉरिजन में आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो बगल वाली लड़की भी कहती है कि हाँ मास्टर वेंजू ये सही कह रहा है, वो जेंटलमैन चियान बहुत घमंडी है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि इस दुनिया में ऐसा एक भी गाना नहीं है जिसे वो बजाना नहीं जानता। मास्टर वेंजी पूछता है उन लोगों से, ये जेंटलमैन चियान इस समय कहाँ है? तो वो बंदा हमारे एमसी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मास्टर वेंजी वो आयोंग का लवर है, वो अभी उसके साथ बैठा है। दूसरी तरफ ओयांग चिढ़ते हुए कहती है कि ये दो घिनौने कमीने बहुत बेशरम हो रहे हैं, गिंग फोंग को स्टेज पर आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और मेरा सारा चेहरा खराब कर देना चाहते हैं। कितना बेशरम है ये लोग। और उन लोग से चिल्ला भी कहता है कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है, जेंटलमैन चियान अभी करंट में रिकवर कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी यूज नहीं कर सकते, तो वो लॉन्ग समय के लिए गाना नहीं बजा सकते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि जूनियर सिस्टर ओयान, अगर वो किसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर पाए तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जेंटलमैन चियान बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना? तो अगर एक खाली गाना भी बजाए तो अभी वो अद्भुत रहेगा, है ना? और पीछे से वो लड़की भी बोलती है कि अरे क्या गलत है जूनियर सिस्टर ओयांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो अब तक का सबसे प्रतिभाशाली पर्सन है और वो संगीत का एक नॉर्मल प्रतिभाशाली पर्सन नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तभी हमारे एमसी की तरफ ये पीली वाली लड़की देखती है और कहती है कि ये तो वही है, और अपने ग्रैंडपा से कहती है ये तो वही बिग ब्रदर है जो पहले यहाँ आया था। तो मास्टर वेंजू बोलता है कि सच में, जल्दी करो और मुझे वहाँ ले चलो। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे मास्टर वेंजू को देखते हैं, तो वो लोग जा रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर वेंजू कहाँ जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वेंजू हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि जेंटलमैन तुम तो यहाँ पहले से ही थे। तो मास्टर वेंजू हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देख के ओयांग भी कहती है कि मास्टर वेंजू आप जेंटल चियान को जानते हैं क्या? तो ओयांग से मास्टर वेंजू कहते हैं कि जेंटलमैन चियान, और ओयांग अपने मन में कहती है कि मास्टर वेंजू गलत पर्सन को सही नहीं कर सकते थे। हमारा एमसी मास्टर वेंजू से कहता है कि मैं आपको बताना भूल गया, मेरा निकनेम चियान है। तो मास्टर वेंजू कहते हैं कि तो क्या तुम ही वो जेंटलमैन पर्सन हो जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है? कोई सरप्राइज नहीं है, और मुझे लगा कि मैं एक ही दिन में दो प्रतिभाशाली लोगों से मिलने जा रहा हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि एल्डर आप मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो बस बोर हो रहा था और कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तो ये बात सुन के वो बंदा भी बोलता है कि क्योंकि मास्टर वेंजू पहले ही जेंटलमैन चियान को जानते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वो सच में सभी समय के प्रतिभाशाली और बेस्ट में से एक है? और अपने मन में कहता है कि चलो अब देखते हैं तुम कैसे दिखावा करते हो ओयांग, मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश जरूर करूंगा। ओयांग भी अपने मन में कह रही होती है कि ये बास्टर्ड ये न सिर्फ जेंटलमैन चियान को बेनकाब करना चाहता है बल्कि मुझे भी उनके साथ नीचे गिराना चाहता है। मास्टर वेंजू भी बोलते हैं कि द जीनियस ऑफ ऑल
टाइम। जेंटलमैन चियान की म्यूजिकल अचीवमेंट बहुत एक्सट्रीम और दुर्लभ है। इस बेस पे उन्हें ओवरबोर्ड कहना जीनियस ऑफ ऑल टाइम होगा। एवरीवन, सभी लोग, तुम सभी को शायद ये पता ना हो कि लेकिन जिस दुर्लभ संगीत प्रतिभा का मैंने पहले जिक्र किया था वो सच में यही मौजूद जेंटलमैन चियान है। तो ये बात सुनकर सभी लोग कहते हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में मास्टर वेंजू बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ ओयांग भी अपने मन में कहती है सुन के वो पहले सच कह रहा था कि वो मास्टर वेंजू को जानता था और वो वही प्रतिभाशाली पर्सन था जिसके बारे में मास्टर वेंजू ने बात की थी। ये लेकिन पॉसिबल कैसे है? तो मास्टर वेंजू हमारे एमसी के सामने झुकते हुए कहते हैं कि जेंटलमैन चियान, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे लिए फिर से सिंगिंग वाइल्ड ड्रंक इन द सी फिर से बजा सकते हैं? तो हमारा एमसी भी कहता है उससे मुझे फिर से प्ले करना होगा। पीछे से उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि बिग ब्रदर, क्या आप मेरे लिए वो गाना फिर से बजाएंगे प्लीज? तो हमारा एमसी भी इतराते हुए कहता है कि ठीक है, क्या ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये बिग ब्रदर आज तुमको जितना चाहे उतना सुना देगा। फिर हमारा एमसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता है और बजाने लगता है। फिर हमारा एमसी बजाने के बाद उड़ के वापस जा रहा होता है और दूसरी तरफ ओयांग ये सब सुन के कह रही होती है क्या वो सच में वही था जिसने ये प्ले किया था? आखिर वो पर्सन है कौन? हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि चलो तुम अभी यहाँ तक खड़ी क्यों हो? तो हमारे एमसी जो उसके गले में हाथ रखा हुआ होता है वो शर्मा जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी भी मुंह बनाता है और कहता है कि अगर हम लवर होने का नाटक कर रहे हैं तो हमें ठीक से पेश आना चाहिए, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तभी वहाँ पर मास्टर वेंजू आते हैं और उसकी डॉटर आती है और ग्रैंड डॉटर उसकी कहती है कि बिग ब्रदर, क्या आप जा रहे हैं? तो हमारा एमसी भी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ काम है जिन पर मुझे ध्यान देना है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। तो वो बोलती है कि तो क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि जरूर, मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो वो बोलती है कि ग्रैंडपा और मैं ये उन माउंटेन पर रहती हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है और हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और ओयांग घोड़े से जा रहे होते हैं। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम मुझे इतने समय से घूर क्यों रही हो? क्या मुझसे प्यार हो गया है तुम्हें? तो ओयांग कहती है कि आखिर तुम हो कौन? तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या मैं हूँ कौन? अगर मैं कहूँ कि मैं गू टियांगलिंग हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तो वो बोलती है कि वाह, ने खुद को मेरा मेल गॉड घोषित करने की हिम्मत कैसी की? ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम सिंगिंग वाइल्ड ड्रंक इन द सी बजा सकते हो तो मेरे मेल गॉड का रूप धारण कर सकते हो। कितने बेशरम हो तुम। फिर तो हमारे एमसी भी जोर जोर से हंसने लगता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? ओयांग हमारे एमसी से कहती है कि तुम मुझे योनसिया सेक्ट में ले जाने के लिए कहते रहते हो, तुम मेरे सेक्ट में किस लिए जा रहे हो? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था, मैं बूढ़े आदमी हेडू से मिलने जा रहा हूँ। तो ओयांग कहती है कि क्या तुम एल्डर हेडू को जानते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि बेशक। अब जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि हेडू अभी भी मुझसे शराब के पैसे उधार लेता है। तो वो बोलती है कि बकवास बंद करो, तुम बकवास से भरे हुए हो, मैं आपसे तुम्हें इग्नोर करूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हालांकि मैं केवल सच कह रहा हूँ। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, ये यूनजिया सेक्ट होता है। फिर वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं कि सीनियर सिस्टर आप कैसी हैं? सीनियर सिस्टर आप तो वापस आ गई हैं, आपको देखकर अच्छा लग रहा है सीनियर सिस्टर ओयांग। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने फेमस होगी यहाँ पर। तो वो भी बोलती है कि हाँ, ये आखिरकार एक इनर सेक्ट की डिसाइपल हूँ मैं। फिर हमारा एमसी कुछ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि एक फायर बर्ड को। तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या तुम्हारे यूनजिया सेक्ट के पास अब एक फायर सन बर्ड को पालने के लिए रिसोर्सेस है? ये बर्ड बहुत रेयर है, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो वो बोलती है कि उसे कहाँ से लिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात सुनने में इतनी कष्टदायक क्यों होती है? सन फायर बर्ड दर्जनों वर्ष पहले खुद ही हमारे यूनजिया सेक्ट में आई थी, अभी वो हमारे यूनजिया सेक्ट का खजाना है। क्या ये यहाँ खुद क्यों आई है? ये एक लेजेंडरी फीनिक्स है। और तभी वो देखती है और कहती है कि अरे आखिर वो हमारे पास क्यों आ रही है, जल्दी करो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। और ओयांग भाग रही होती है पीछे तरफ, लेकिन हमारे एमसी वहीं खड़ा होता है। तो हमारे एमसी से कहती है कि अरे बेवकूफ, तुम अभी तक वहाँ क्यों खड़े हो, वो तुम्हें कच्चा खा जाएगी। और अपने मन में कहती है कि ये आदमी, इसे इतना डराया नहीं जा सकता था, बस अब सब खत्म हो गया, अब ये खत्म है, ये अभी अभी घर के सामने से गुजरा है और यमराज से मिलने जा रहा है, कितनी दुख की बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड हमारे एमसी के ऊपर उड़ने लगती है और ये देख के तो ओयांग भी कहती है कि आखिर मैं क्या देख रही हूँ। उस फायर सन बर्ड उसे देखकर उत्साहित लग रही थी और ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसने मन को कोई दुर्भावना है। और लोग भी कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि वो कोई सीनियर सिस्टर है जिसे ओयांग वापस लेकर आई है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि उसके चारों ओर सन फायर बर्ड क्यों उड़ रही है? क्या हो सकता है कि उसकी कोई अत्यंत दुर्लभ फायर स्पिरिचुअल रूट हो, या ये फायर स्पिरिचुअल बॉडी भी हो सकता है। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि
क्या ये बेवकूफ पक्षी मेरे बॉडी से निकलने वाली नरक की ऊर्जा को महसूस कर सकती है? तभी लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी देखो, यहाँ तक कि एल्डर मोड भी यहाँ है। एक बादल पे फ्लाई करके आ रहा होता है और इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम, और ये एल्डर मोड होता है। ये 5 ग्रेट एल्डर में से एक होता है यूनसिया सेक्ट का। तो हमारा एमसी भी उसको देखता है और कहता है कि तो ये सच में मूडी है। इतने साल हो गए पर वो जरा भी नहीं बदला। उसका चेहरा अभी भी उतना ही मुर्दा सा है, मानो किसी ने उस पर 200 चांदी सिक्के उधार लिए हो और उसे कभी चुकाए ही ना हो। तभी हमारे एमसी से वो पूछता है कि यंग मैन तुम कौन हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा सरनेम गू है और मेरा फर्स्ट नेम किंग फैंग है और मेरा निकनेम चियान है। तो एल्डर मूड बोलता है कि गो किंग फैंग, तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल में से एक नहीं हो। क्या हो सकता है कि तुम हमारे सफाई कर्मचारियों में से एक हो? तभी वहाँ पर ग्रेड करते हुए ओयांग कहती है कि वो मेरा दोस्त है, मैं ही उसे यहाँ लेके आई हूँ, क्या एल्डर मुझे माफ कर देंगे? और अपना मन में कहती है कि हम सच में सबसे सख्त एल्डर से टकरा गए। तो हमारे एमसी से वो पूछता है कि यंग मैन क्या तुम्हारे पास फायर स्पिरिचुअल ट्रेजर बॉडी है? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो फिर से पूछता है क्या तुम्हारे पास रेयर फायर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मेरे पास ये भी नहीं है। तो एल्डर मोड फिर से पूछता है क्या तुम्हारे पास फायर स्पिरिचुअल रूट बॉडी है? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि नहीं, ये भी नहीं है। और वो नीचे उतरते हुए कहता है कि यंग मैन क्या मैं तुम्हारे बॉडी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता हूँ? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि हाँ लो, इसे देख लो। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि उस समय ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने सोचा कि मेरी एबिलिटी बहुत कमजोर है और उसने मुझे यूनहा सेक्ट से बाहर कर दिया। देखते हैं 500 साल बाद इस नजर में कोई सुधार आया है या नहीं। मुझे लगता है कि क्या वो अब भी पहले जैसा जिद्दी है और वो हमारे एमसी के हाथ को पकड़ को चेक कर रहा होता है। तो मूडी अपने मन में कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा एमसी उससे पूछता है कि एल्डर मूडी कैसा था? क्या इस यंग के बॉडी में फायर जैसी दुर्लभ कॉन्फ़िगरेशन है? तो एल्डर मूडी कहता है कि भले ही उसके पास दुर्लभ फायर बॉडी विन कॉन्फ़िगरेशन ना हो, फिर भी उसके पास हाई फायर एप्टीट्यूड स्पिरिचुअल रूट होनी चाहिए, है ना? ये ना तो फायर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है और ना ही फायर स्पिरिचुअल रूट है। और जाते हुए कहता है कि ये फाउंडेशनल फेलियर बॉडी है, उसकी स्पिरिचुअल रूट बहुत पहले ही खराब हो चुकी है और उसके लिए अपना डेंटियन वापस पाने का कोई मौका नहीं है। जहाँ तक उसके बॉडी के अंदर के मेरेडियम्स की बात है तो वो सच में पूरी तरह से गड़बड़ है। उसका बॉडी एक बुनियादी फेलियर का शिकार है और उसकी कल्टीवेशन बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। उसके लिए फिर कभी कल्टीवेशन करने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा एमसी उसका बात सुन के हंसने लगता है जोर जोर से। एल्डर मूडी कहता है कि यंग मैन आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ और तुम्हारे कंजर्वेटिव ईगो पर हंस रहा हूँ। तुम किसी की एबिलिटी और स्पिरिचुअल रूट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो। सच तो ये है कि जब तुम कल्टीवेशन के लिए क्यूरियस हो और दाव का पाथ को फॉलो करते हो तब तक पर्सन का आत्मिक स्वरूप और स्पिरिचुअल रूट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास समर्पित मन है तो ये एक ग्रेट कल्टीवेशन बनने के लिए इनफ से भी ज्यादा होगा और तुम्हारा यह दृष्टिकोण सच में तुम्हारे डिसाइपल को गुमराह कर रहा है। तो ये बात सुन के ओयांग का मुंह बन जाता है। तो अपने मन में कहती है कि ये आदमी तो बड़े आदमी से भी बात करने की हिम्मत रखता है, क्या ये कमीना थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं है? ये अब और जीना नहीं चाहता। तभी वो लोग को पीछे से आवाज आती है तो वो तीनों पीछे देखने लगते हैं और एक बंदा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अपने डिसाइपल को गुमराह कर रहे हो। हा 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 हा, बिल्कुल सही कहा तुमने, है बूढ़े अंधे, क्या तुम हमेशा से अपने डिसाइपल को गुमराह नहीं करते रहते हो? तुमने बहुत सही कहा बच्चे। और हमारा एमसी भी उसको देखता है और कहता है कि ये बूढ़ा आदमी हुडी है, इतने साल हो गए लेकिन वो अब भी पहले जैसा ही दिखता है। और ये वही बंदा होता है जो पहले एपिसोड में हमें दिखाया गया होता है और वो कह रहा होता है दारू पीते हुए, क्या तुम भूल गए कि गुड यांगलिंग के साथ क्या हुआ था? और सीधा हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है और हमारे एमसी का हाथ को देखते हुए कहता है कि बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा एमसी कहता है क्या अच्छा है और अपने मन में कहता है कि ये बूढ़ा आदमी सच में नशे में तो नहीं हो सकता है ना? आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? और हमारे एमसी से हुडी कहता है कि बच्चे तुम भले ही बुनियादी तौर पर बेकार हो लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है, मेरे पास इसे ठीक करने का एक तरीका है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? तभी हमारे एमसी का कानों में आवाज आती है, तुमको एल्डर हुडी के शब्दों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उससे एग्री मत करना। तो हमारा एमसी इधर उधर देखता है फिर डायरेक्ट ओयांग की तरफ देखता है और ओयांग कह रही होती है टेलीपैथी का यूज करके, हाल ही में उस बूढ़े को फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करने में बहुत रुचि हो गई है और वो अक्सर अपने डिसाइपल का ट्रेनिंग करने के लिए और वो अक्सर अपने फॉर्मेशन के ट्रेनिंग करने के लिए डिसाइपल की तलाश करता रहता है। तो हमारे एमसी अपने सर पे हाथ रख लेता है और अपने मन में कह रहा होता है कि 500 साल हो गए और ये बदबूदार बूढ़ा जरा भी नहीं बदला, शायद वो मुझे किसी खजाने की गुफा में ले जाकर उसके अंदर के सारे जाल खोलने के लिए उकसा रहा है, इसलिए वो अपनी ताकत आजमाने के लिए लोगों की तलाश में है। इस बूढ़े आदमी को इस तरह के काले काम करना पसंद है। मेरा मतलब है कि 500 साल हो गए वो अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे एमसी से हुडी कहता है कि कैसा लगा? मैं तो बस तुम्हारी मदद से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमको उस अंधे बूढ़े को सबक सिखाते देखा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम कोई और होते तो मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं होती। तो हमारा एमसी मुस्कुराता और कहता है कि ठीक है, ये एक अच्छा चांस
चांस है, केवल एक बेवकूफी इसके लिए सहमत नहीं होगा और अपने मन में कहता है कि सच में 500 साल बाद क्या ये पहली बात है जो तुमने मुझसे कही है? 500 साल बाद भी तुम पहले जैसे ही बातें कर रहे हो, कम से कम अपनी बिक्री की रणनीति को बदलो। तो ओयांग कहती है कि है तुम कभी पीछे से हुडी कहता है कि यंग गर्ल ओयांग, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो इस बूढ़े आदमी के सामने कहो, टेलीपैथी का इस्तेमाल करके किस लिए कह रही हो। और हमारे एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि इसके लिए तुम चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता है, 3 दिन बाद वो वापस आ जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बच्चे को एक पीस में वापस लौटा दूंगा। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओयांग खड़ी होती है और अपने मन में कह रही होती है कि क्या ये हो सकता है कि एल्डर हुडी के पास गो किंग फैंग को फिर से कल्टीवेशन करने में हेल्प करने का कोई तरीका हो, लेकिन क्या ये नामुमकिन नहीं है? वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। और गो किंग फैंग ने कहा कि वो एल्डर हुडी को जानता था और यहाँ तक कि उसने कहा कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन अभी अभी एल्डर हुडी ने साफ साफ दिखा दिया कि वो उसे नहीं जानते, बेकार है। उस बेवकूफ ने मुझसे फिर से झूठ बोला। गो किंग फैंग, बेवकूफ झूठे हो और मुझे तुम्हारी चिंता भी थी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। पहले मैं एल्डर हुडी को ढूंढने जा रही थी और उनसे कहूंगा कि तुम्हें जाने दे, लेकिन अब नहीं, बस तुम रुको, मैं देखती हूँ कि तुम मुझे फिर से धोखा देने की हिम्मत करते हो या नहीं। फिर हमें एक सीढ़ियाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और हुडी जा रहा होता है और वो लोग आ जाते हैं। तो हुडी कहता है कि जाओ अंदर और मजे करो। तो हमारा एमसी आसपास देख रहा होता है। तो हुडी कहता है कि बच्चे इधर उधर देखना बंद करो और इधर आओ, मैं पहले तुम्हारे बॉडी की बनावट का एनालाइज करने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। और वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है जब हम बाहर थे तो क्या तुमने इसका एनालाइज नहीं किया था? तो हुडी कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसका सार केवल अपनी डिवाइन सेंस से ही समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने 9 क्लाउड एरे का सहारा मिल जाए तो ये एक अलग कहानी होगी। मैं तुम्हारी बॉडी की हर चीज का स्पष्ट एनालाइज कर लूंगा। तो हमारा एमसी पीछे से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम किस एरे का यूज कर रहे थे? तो हुडी कहता है कि 9 क्लाउड एरे बच्चे, मैं मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना? तो हमारा एमसी उसकी बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। तो हुडी कहता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि हुडी हुडी हुडी, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा और तुम लोगों को बेवकूफ बनाने में और भी ज्यादा माहिर हो गए हो। क्या तुम उस पॉइंट तक आगे बढ़ चुके हो जहाँ अब तुम आंखें खोलकर लेट सकते हो? ये केवल 9 कलेक्टर वाला एरे है, फिर भी तुम इस बात पर जोर देते हो कि ये 9 क्लाउड एरे है। तो हुडी भी बोलता है कि क्या तुमने मुझे कई सालों से नहीं देखा? तुम मुझे जानते हो बच्चे, तुम आखिर हो कौन? हमारा एमसी एक जगह बैठता और चाय निकालने लगता है और उससे कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम अब तक 700 साल से ज्यादा समय से कल्टीवेशन कर रहे होगे, है ना? ये बात सुन के वो बंदा कहता है कि तुम कैसे जानते हो? और अपने मन में कहता है कि इस बच्चे ने पहले कहा था कि इसका सरनेम गु है, क्या ये हो सकता है? अभी हमारे एमसी से वो कहता है कि क्या तुम गु टियांगलिंग के डिफेंडेंट हो? तो हमारे एमसी के मुंह से चाय निकल जाती है और उससे कहता है कि क्या डिफेंडेंट? इस बॉस का कोई डिफेंडेंट कब से है? तो हुडी कहता है क्या तुम सच में गु टियांगलिंग हो सकते हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुम्हें बिलीव नहीं है मेरे पे? हुडी कहता है कि मैं किस रीजन से तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकूं? तो हमारा एमसी कहता है कि ओल्ड फ्रेंड, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस वर्ल्ड को पहले छोड़ के जा रहा हूँ, अगले लाइफ में तुम मुझे मेरी शराब के पैसे हटा सकोगे। तो ये बात सुन के वो हैरान होता है और कहता है कि ये तो, लेकिन तभी वो याद करने लगता है जब हमारा एमसी ने यही बात इसको बोली होती है, जब हमारा एमसी ट्रिबुलेशन को सह रहा होता है। तो हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि तुम सच में गु टियांगलिंग हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या तुम्हें इतना नाटकी होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद बुद्धा हूँ, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा या कुछ और? ये बात सुनकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि गु टियांगलिंग, तुम सच में गु टियांगलिंग हो, तुम सच में मरे नहीं हो, मुझे लगा था कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे पता था कि तुम लकी होगे और लंबी उम्र जियोगे, मुझे ये सब पता था। तो हमारा एमसी इसको उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसे नहीं कर सकते? एक बूढ़ा आदमी ऐसे कैसे रो सकता है? तो वो भी अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि बच्चे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मैंने साफ साफ देखा था कि हेवनली ट्रिबुलेशन तुम पर आ रहा है, तुमने उसे पार कैसे किया? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते, ये बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में कहें तो ये बॉस तुम्हारा वापस आ गया है। तो हुडी भी बोलता है कि ठीक है, तुम वापस आ गए हो। अब जब तुम वापस आ गए हो तो बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों शराब पी के टुल हुए होते हैं। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि बच्चे, तुम आगे क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी पिछले लाइफ में जो कुछ भी हुआ मैं अब उसमें उलझना नहीं चाहता। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पहले अपने बॉडी को ध्यान रखूंगा। तो हुडी कहता है कि ध्यान रखोगे? खैर ये आसान है, हालांकि ये हमारे पुरानी चीज या सेल्फ से तुलना नहीं कर सकती, लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है। बताओ क्या तुम यहाँ रेकुपरेशन लाभ शुरू करना चाहोगे? तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या इससे तुमको
तुमको परेशानी होगी। तो वो बोलता है कि सीरियसली तुम अब इस बूढ़े आदमी के साथ फॉरेनर जैसा बिहेव करने जा रहे हो। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्टर के बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं कि अरे क्या तुम लोगों ने सुना, जिस आदमी को आज सीनियर सिस्टर आयोंग वापस लाई वो असल में वही जेंटलमैन चियान थे जिनके बारे में अफवाहें थी। तो कोई और कहता है कि हाँ, और मुझे लगा कि सीनियर सिस्टर ओयांग ने ये सब गढ़ा है, मुझे नहीं लगा कि वो सच में असली है। तो तीसरा कहता है कि ये सच है, मैंने सुना कि जब वो ग्रेड 1 माउंटेन पर थे तब मास्टर वंजू ने भी जेंटलमैन चियान की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि जेंटलमैन चियान एक म्यूजिकल जीनियस है। तो चौथा बंदा कहता है कि हालांकि वो फाउंडेशनल फेलियर है, अगर वो और आगे नहीं बढ़ सकता तो वो सीनियर सिस्टर आयोंग के साथ रहने के लायक नहीं है। तो कोई बंदा कहता है कि मेरी सीनियर सिस्टर आयोंग के लिए मेरा दिल दुखता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर सिस्टर आयोंग उसके साथ दाव लवर के मार्ग में इंटर करेगी। और दूसरी तरफ आयोंग चाय पी रही होती है, कह रही होती है कि आखिर बड़े हुडी ने गो किंग फैंग को कहाँ खींच लिया है, और अपने मन में कह रही होती है अगर मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें इसने फैलानी शुरू की, लेकिन अभी तो पूरे यूनहा सेक्ट को मेरे और उसके रिश्ते के बारे में पता चल ही गया होगा। कितना अजीब है ये। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि डिसाइपल, और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये यूनसिया सेक्ट की डीकॉन होती है, ओयांग की मास्टर होती है और इसका नाम थीजी होता है। तभी वहाँ पर ओयांग आती है, उसको ग्रेड करती है और कहती है कि टीचर आप सर्कुलेशन से बाहर आ गए, लेकिन आप बाहर क्यों आए। और अपने मन में कह रही होती है कि इस बार तो सच में मैं मर गई, ये अफवाह टीचर के कानों तक जरूर पहुंच गई होगी। पीसी कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि तुम इस जेंटलमैन चियान का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे नहीं लगा कि वो फेलियर है। अगर वो वाकई में सबसे प्रतिभाशाली होता तो मैं उसे छोड़ देती, लेकिन वो बुनियादी तौर पर नाकाम रहा होगा। तुमने उसे हमारे सेक्ट में क्यों लाया। तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो फिजी कहती है कि अब पूरा यूनजिया सेक्ट तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में जानता है। हर कोई कह रहा है कि ये वही वो आदमी है जिस पर तुम पहली नजर में फिदा हो गई थी। तो तुम उसके साथ दावहाट बनना चाहती हो और उसके साथ मिलकर कल्टीवेशन करना चाहती हो। तो ये बात सुन के तो वो चुप रहती है। तभी उसके गाल पे हाथ रखती है फिजी और कहती है कि बेवकूफ डिसाइपल, क्या तुमको पता है कि अगर तुम बुनियादी तौर पर फेलियर होकर डाओ लवर बन जाओ तो क्या होगा। खैर मैं इसे एग्री नहीं होंगी। तो पीछे से ओयांग कहती है कि टीचर ऐसा नहीं है, वो आदमी असली जेंटलमैन चियान नहीं है, मैंने बस उसे आखिरी मिनट में जेंटलमैन चियान होने का नाटक करवाया था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी। तो फिजी उसकी कहती है कि ओ मेरी डियर डिसाइपल, मैं तो बस एक राहगीर हूँ, इसलिए जानती होगी तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम अपने भोले भाले पहली नजर के प्यार वाले रिश्ते से आगे बढ़ जाओ, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, तुम दोनों का अंत अच्छा नहीं होगा। तो ओयांग कहती है कि टीचर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में जेंटलमैन चियान नहीं है। तो फिजी कहती है कि मेरी डियर डिसाइपल, क्या तुमने सच में सोचा था कि हुडी उसे फिर से कल्टीवेशन करने में हेल्प करने का कोई रास्ता खोज सकता है। मैं तुमको बता रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, ये एक बुनियादी कचड़ा बॉडी है, यहाँ तक कि गॉड भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुमको अब खाली उम्मीद पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में सोचती है कि मेरी डिसाइपल को शायद डर है कि सब लोग जेंटलमैन चियान पर उंगली उठाएंगे, इसलिए वो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रही है। और दूसरी तरफ वो फनी में रोते हुए कहती है कि टीचर वो सच में जेंटलमैन चियान नहीं है। तो उसकी टीचर बोलती है कि चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं और इस दौरान बाहर मत जाओ, सेकुलेशन में जाओ और कल्टीवेशन करो। जहाँ तक उस जेंटलमैन चियान की बात है, मैं अपना करंट काम पूरा करने के बाद उसे निपट लूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तो ओयांग बैठी रहती है और कहती है कि मास्टर आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर हमें यूनसिया सेक्ट स्पिरिचुअल फार्म रेड लिफ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी खेती कर रहा होता है। तभी एक बंदा आता है वहाँ पर और कहता है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो उसके हाथ से वो फावड़ा लेते हुए बंदा बोलता है कि यंग मास्टर हम आपको खेती कैसे करने देते, अगर एल्डर को पता चला तो वो मुझे जरूर कड़ी सजा देंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तो बस यूं ही इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं जमीन का एक टुकड़ा लेकर 1 एकड़ जमीन पर स्पिरिचुअल सीड्स बोना चाहता हूँ। उस बूढ़े हुडी को भूल जाओ, मैं खुद उसे बता दूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बंदा अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि ये यंग मास्टर म्यूजिकल में बहुत ज्यादा जीनियस है। जब वो पहाड़ पर क्लास में एक था तो किसी ने उसे केवल एक गाना बजाने के लिए 4 से 50 हजार गोल्ड की पेशकश की थी। आखिर ये खेती किस लिए कर रहा है, ये डिफिकल्ट परिश्रम में क्या अच्छाई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी खेती कर रहा होता है और एक खेती करने के लिए जमीन बना लेता है और उस बंदे से
से कहता है कि दशन, मुझे कुछ बीज ला के दो। और उस बंदे का नाम दशन होता है। तो दशन भागते हुए आता है और कहता है कि हाँ यंग मास्टर। फिर वो कहता है कि ये कुछ फायर पल्स घास के बीच है। तभी पीछे से ओयांग आती है और कहती है कि गो गिंग फैंग। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये तो तुम हो। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम स्पिरिचुअल सीड प्लांट क्यों कर रहे हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मजे के लिए कुछ पौधे लगा लूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ खेती भी कर रहे हो। तो ओयांग कहती है कि मैं स्पेशली तुमको खोजने के लिए यहाँ आई हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि किस लिए। तो वो बोलती है कि तुम। तभी अपने मन में कहती है कि ये आदमी, क्या उसे सच में नहीं पता कि वो सिर्फ न जानने का नाटक कर रहा है। अभी तो ये अफवाहें पूरी यूनजिया सेक्ट में फैल चुकी है और उसे पता ही नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं ये बीज बोने का काम लगभग पूरा कर चुका हूँ। तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम गो गिंग फैंग, क्या तुमने वो घिनौने अफवाहें बिल्कुल नहीं सुनी है। अभी पूरा सेक्ट यही कह रहा है कि तुम बुनियादी तौर पर फेलियर हो और तुम्हारे कुल ने तुम्हें बाहर निकाल दिया और फिर सब ने तुम्हें त्याग दिया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे ये बेमतलब की बातें हैं, उन्हें जो कहना है कहने दो, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओयांग कहती है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है, अभी पूरा यूनजिया सेक्ट तुम्हारे बारे में जानता है और मेरे मास्टर ने भी तुम्हारी वजह से मुझे डांटा था। भूल जाओ इसे, चलो इस बार में बात नहीं करते। क्या इस दौरान एल्डर हुडी ने तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी की। तो हमारा एमसी कहता है कि जरा मेरी तरफ देखो, क्या ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। तो ओयांग कहती है कि ऐसा देख के तो नहीं लगता, लेकिन और अपने मन में सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गू किंग फैंग का बॉडी इतना मजबूत है, वो टेस्ट एरेज के लिए एक अच्छा सामग्री हो सकता है, लेकिन एल्डर हुडी ने असल में उन्हें टेस्ट एरेज नहीं करवाए थे। क्या हो सकता है कि उनका शौक बदल गया हो। हमारे एमसी से कहती है कि गू किंग फैंग, एल्डर हुडी अभी तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी कुछ प्लानिंग बना रहे हो। वो तुम जैसे अच्छी चीज को जाने नहीं देंगे। क्या मैं तुम्हारी अभी इस जगह से जानने में हेल्प कर सकती हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम सिली गर्ल, मुझे पता है कि तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मुझे अभी भी यूनजिया सेक्ट में कुछ काम करना है। एक बार ये हो जाने के बाद मैं यहाँ जगह छोड़ दूंगा और जब वो समय आएगा तो चाहे तुम मुझसे विनती करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और अपने मन में कहता है, इससे पहले जब मैं हुडी से बात कर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं ये पता लगाने के बाद कि इस समस्या को सुलझाने में उसकी हेल्प कैसे करूं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इसे उसके उपकार का बदला चुका दूंगा। अभी पीछे से आवाज आती है कि जूनियर सिस्टर। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, उसका नाम टेन शुरू होता है। वो यूनजिया सेक्ट की इनर डिसाइपल होती है और आयोंग की सीनियर होती है। तो ओयांग कहती है कि सीनियर सिस्टर आप। तो टेन बोलती है कि जूनियर सिस्टर ये कौन है। तो वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर, तो क्या ये वो जेंटलमैन चियान गू किन फैंग है। तो ओयांग कहती है कि सीनियर सिस्टर चलो वापस चले, मुझे अभी अभी सिकुलिज्म में जाकर कल्टीवेशन करनी है। तो हमारे एमसी के पास आती है टेन और कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम वही फेलियर जेंटलमैन चियान गू किंग फैंग हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो वो बोलती है कि तो ये सच में तुम वही हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग बना रहे हो। एक मेंढक कभी भी सफेद हंस की बराबरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जो भी प्लानिंग बना रहे हो उसे बंद कर दो, वरना। तो हमारे एमसी भी कहता है कि नहीं तो क्या करोगी। तो वो बोलती है कि अदरवाइज तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगी। तो हमारे एमसी कहता है कि अच्छा मैं भी इसे पहले आजमाना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसका ब्रा ही निकाल देता है। ये देख के वो गुस्सा आ जाती है और अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगी। तभी बीच में ओयांग आती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं, क्या आपका काम पूरा हो गया है। तो टैंग कहती है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम अभी भी उसे बचा रही हो। तो ओयांग कहती है कि हाँ मैं उसे बचा रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं तैयार हूँ, मुझे हमारे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो टैंग गुस्साते हुए कहती है कि जूनियर सिस्टर तुम तो फिर जितना हो सके उसकी रक्षा करो। एक बार टीचर वापस आ जाए तो वो उससे छुटकारा पा लेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। तो ओयांग हमारे एमसी से कहती है कि मेरी सीनियर सिस्टर ऐसे ही है, तुमको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, मैं इतना लंबा जीवन जिया हूँ और पहले भी कई बार ये एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुका हूँ, तो फिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। ओयांग हमारे एमसी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें अनप्लीजेंट बातें कहेंगे। ये सब मेरी गलती है, बस यूनजिया सेक्ट से दूर रहो। मैं तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगी, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, ठीक है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि सच में तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। फिर हमारे एमसी उसके चेस्ट को देखता है, फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है और वो कहती है कि हाँ अगर तुम जाने को तैयार हो तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये भले ही दुबली
थोड़ी पतली हो, लेकिन उसका फिगर अच्छा है और वो काफी कोमल भी है। तो हमारा एमसी उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और हुडी से बात करूंगा। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, ये सीरीज बहुत अच्छी है, तो इसे पूरा देखना और मैं इसे ही कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।